Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में देखें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ. इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज द डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग. क्या इकोलॉजी है वो लिविंग बींग की स्टडी को बोलते हैं. ऑप्शन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में होती है. ऑप्शन सी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के बारे में होती है. और डी इन्वायरमेंट. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी. सो ecology deals with the study of reciprocal relationship between the living and non-living component. ठीक है जी. इकोलॉजी जो होती है वो किसकी स्टडी होती है. सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अनदर and with their physical environment of the matter and the energy. So it is the reciprocal relationship between living and non-living component of environment. So ये जो living कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं ये कौन से होते हैं. सो लिविंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं कौन से, बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट. और नॉन लिविंग को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है. लिविंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बायोटिक. और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम बोलते हैं एबायोटिक. उसी के साथ कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. लाइक एक पॉइंट होता है जी ऑटो इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है. सो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है. सो ऑटो इकोलॉजी होता है इकोलॉजी ऑफ द स्पीशीज. सो ये किस में डील रखता है स्टडी में, इकोलॉजी ऑफ स्पीशीज. ठीक है. ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. फिर एक और पॉइंट आता है इसमें लाइक सिन इकोलॉजी. कौन सा पॉइंट आता है, सिन इकोलॉजी. सिन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सिन इकोलॉजी किसके साथ डील करता है. सो सिन इकोलॉजी जो होता है दैट डील्स विद द इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी के बारे में होता है. डील्स विद द इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, एक टर्म आती है लाइक उसको बोलते हैं हम बायोकोग्नोसिस. बायोकोग्नोसिस. ठीक है. सो ये बायोकोग्नोसिस क्या होती है अगर हम देखें. सो बायोकोग्नोसिस ये तो है, ये बायोकोग्नोसिस टर्म किसने प्रपोज की थी, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है. सो बायोकोग्नोसिस जो टर्म थी वो कॉल्स मोबिस ने ये जो है टर्म प्रपोज की थी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी के ऊपर बेस रहते हैं. तो एग्जामिनेशन में जो है इनके आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. सो इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है. ठीक है. सो जो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इकोसिस्टम के, ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन ए आता है लाइक अगर ऑप्शन ए देखिए हमारे पास आता है द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टूगेदर विद द इन्वायरमेंट विच दे लिव. ऑप्शन बी द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट. ऑप्शन सी द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमोस्फियर विच inhibit living organism. and option D the community of organism interacting with one another. so जो हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए that is your option A. so what is ecosystem. so the ecosystem is the community of an organism together with the environment in which they live. ठीक है. सो अगर कुछ और पॉइंट देखें, जो इकोसिस्टम है वो भी दैट इज कंसिस्ट ऑफ बायोटिक. इकोसिस्टम में भी बायोटिक एंड
एबायोटिक जो हमारे कंपोनेंट हैं वो रहते हैं, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है जी। बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक हमारे जो अगर देखें प्रोड्यूसर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद अगर देखें हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने पढ़ा होगा लाइक ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड लाइक यू आर दिस, सो इसको डेट्रिटस भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ए बायोटिक कंपोनेंट में हमारे आ जाते हैं दैट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हमारी एयर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे वाटर, उसके बाद लाइक सॉइल आ जाएगी, उसके बाद सनलाइट आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम जो है हमारा वो है एन इकोसिस्टम इज़ अ प्लेस सच एज फॉरेस्ट हमारा आ जाएगा, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद लिविंग कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें किस में कंप्राइज करती हैं, इकोसिस्टम में। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, अगर पूछा जाएगा इकोलॉजी पे, इकोलॉजी, ठीक है जी। सो फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। सो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो है वो कौन है, वो हमारे हैं रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि हमें जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो चीज़ें पूछता रहता है एग्जामिनर का जो है वो मेन फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इकोसिस्टम। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, जो रामसर कन्वेंशन है वो किसके साथ एसोसिएट करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज बायोफ्यूल, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी वेटलैंड एंड ऑप्शन डी ड्राईलैंड। सो the right answer for this question is your option C, that is wetland। जो रामसर कन्वेंशन है that deal with the wetlands, जितने भी हमारे wetlands हैं उनके ऊपर ये डील करती है। और अगर देखा जाए लाइक दिस द कन्वेंशंस ऑन द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, स्पेशली दिस, इसको वाटर फॉल हैबिटेट भी कहते हैं, वाटर फॉल हैबिटेट भी कहते हैं, समटाइम नोन एज दिस, इसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ये अडॉप्ट कब किया था, ये जो रामसर कन्वेंशन है। सो ये 1971 में किया था, और ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी, इन ईरान में हुई थी, ठीक है, याद रखना आपने, ईरान शहर में हुई थी रामसर कन्वेंशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द वेटलैंड कंजर्वेशन, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, जो हमारे वेटलैंड हैबिटेट होते हैं, इसकी कंजर्वेशन के साथ एसोसिएट कहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नवंबर 19, नवंबर 14, ऑप्शन सी अक्टूबर सेकेंड ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन डी जून 5। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 5 जून। हर 5 जून में जो है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। सो जो हमारी यूएन जनरल असेंबली थी उसी ने डेजिग्नेट किया था दैट दिस 5 जून एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन अब अगर इस साल जो हमारे एग्जामिनेशन हो रहा है, जाके हम देखेंगे जेकेएस का हो या केएस का हो या हमारा यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, तो इसमें कभी इस क्वेश्चन से डेट्स और जो थीम्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर
पूछता है। सो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है जी। सो अगर देखें जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो तो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर हम देखें इस बार जो 2023 में जो इसकी जो थीम है वो क्या थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम 2023 में क्या क्या रहेगी हमारी? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ एग्जामिनर, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो हमारा प्रीलिमिनरीज का एक टॉपिक है, तो इसमें अगर वो डेट से थीम पे जाएंगे वो ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे। सो ये भी पूछेंगे कि ये होस्ट कहाँ पे हो रही है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस बार जो है वो 2023 का जो है वो होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट, ठीक है जी। सो ये हमारा होस्ट कौन कर रहा है? कॉन्टे डी आइवरी, ठीक है जी, कौन डी आइवरी, या इसको हम आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, आइवरी कोस्ट। तो यहाँ पे ये सेलिब्रेट की जा रही है। फिर इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लाइक टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशंस विद द एम ऑफ द मोटिवेटिंग पीपल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये इसके रहेंगे क्या, जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पे तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीधा वो डेज और डेट या थीम पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कौन सा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इस पे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th of June एवरी ईयर। हर साल 5th of June को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। जो इसकी थीम रहेगी वो थीम रहेगी सोल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशंस। तो होस्ट कंट्री इस बार रहेगी कॉन्टे डी आइवरी, ठीक है। सो विद दिस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। जितने एस्पायरेंट है वो भी इस को साथ साथ अटेम्प्ट करें, वो देखें वो कितने नंबर इसमें से ला सकते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट हमारा सॉरी दिस वाटर पॉल्यूटेंट जिंक भी होता है, उससे भी पॉल्यूशन होता है, कॉपर से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, मगर ग्लेशियर से जो हमारा है वो जो ग्लेशियर हमारे हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। सो ग्लेशियर इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट बट इट इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर के सोर्स रहते हैं, फ्रेश वाटर के सोर्स रहते हैं हमारे ग्लेशियर्स, ठीक है। अगर हम पॉल्यूटेंट्स को देखेंगे, पॉल्यूटेंट्स जो आते हैं हमारे वाटर पॉल्यूटेंट्स में, उसमें हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बैक्टीरियाज आते हैं हमारे पास जो पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। उसके बाद वायरसेस आते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, प्लास्टिक्स, फीकल मटेरियल्स और रेडियो एक्टिविटीज़ सब्सटेंस जो हैं हमारे वो वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी हमारे होते हैं तो ये हमारे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उसमें से ये जो हैं वो बहुत ही हार्म काज करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ इंसान को लग सकती हैं इनके सेवन करने से, इनके इस्तेमाल करने से। सो जो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है वो हमारे रहेंगे कौन से? ग्लेशियर्स, ठीक है। So the next question on your screen is that is your the concept of greenhouse gases was postulated by। जो concept रहता है हमारा greenhouse gases का वो किसके द्वारा postulate किया गया था? So the options are option A C.C. Parker, option B J.N.N. Jaffer, option C Joseph Fourier, option D L. Zobler. So the right answer for this question is your option C, that is Joseph Fourier. So ये जोसेफ फॉरियर जो थे ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे, ठीक है जी। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन प्लस फिजिस्ट थे। सो ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेज जो पोस्टुलेट इन्होंने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली occurring ग्रीन हाउस गैसेज काजेज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो इन निम्नलिखित में दिए गई ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में काज करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, option C ozone, and option D your water vapor. So the right answer for this question is your option A, that is carbon dioxide. Carbon dioxide is a natural occurring greenhouse gas, causes the highest percentage of the greenhouse effect जो ये करती है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। So the next question on your screen is eco mark is given to the Indian product that are। eco mark जो होता है हमारा eco mark जो होता है वो इंडिया में किस प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। So the options are option A pure and unadulterated products, उनको दिया जाता है इको मार्क। ऑप्शन बी रिच इन प्रोटीन, जो प्रोडक्ट प्रोटीन रिच होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है एंड ऑप्शन डी इन इकोनॉमिकली वाइबल्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। सो द इको मार्क इज अ वॉलेंट्री लेबलिंग स्कीम, एक वॉलेंट्री लेबलिंग स्कीम होती है। ठीक है जी, वॉलेंट्री लेबलिंग स्कीम होती है, वॉलेंट्री स्कीम होती है फॉर इजली आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेबल किया जाता है। ठीक है, सो और ये भी पूछते हैं कभी कि ये जो इको मार्क हैं, जो हमारे इको मार्क्स प्रोडक्ट होते हैं किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं। सो द इको मार्क प्रोडक्ट इज इश्यूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट वी कॉल्ड एज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये ही इनको सर्टिफाइड करता है मार्क फॉर द प्रोडक्ट विच इकोनॉमिकली सेफ conforming to the standard prescribed by this BIS, Bureau of Indian Standard. So ये जो पहली स्कीम थी, द फर्स्ट स्कीम सॉ इट्स एप्लीकेशन इन 1991 में ये स्कीम को अप्लाई किया था। सो एक और चीज़ है, इन अर्थन पॉट जो है एक अर्थन पॉट होता है उसको हैज़ बीन चूजन फॉर द लोगो फॉर द इकोमार्क स्कीम इन इंडिया में इस स्कीम को जो है वो क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। So the next question on the answer for this question is your environment friendly product को eco mark दिया जाता है। So the next question on your screen is which one of the following is the best source of generating electricity in India from the point of view of sustainable development। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के से देखा जाए सो जो बेस्ट सोर्स है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक जो बिजली का उत्पादन करते हैं वो किससे करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज कोल, ऑप्शन बी मिनरल ऑयल एंड गैस, ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन डी योर एटॉमिक एनर्जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। सो अगर देखेंगे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इंडिया में बेस्ट सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी। सो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट द हार्नेसेस द पावर ऑफ वाटर इन मोशन सच एज लाइक वाटर फ्लोइंग ओवर द वाटरफॉल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। या हम देखेंगे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं दैट कन्वर्ट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
आपने पढ़ा भी होगा। बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो है क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब कभी कभी एग्जामिनेशन शिफ्ट कर लेता है, वो हाइड्रल प्रोजेक्ट या डैम के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। क्या करता है वो, हाइड्रल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इनके बारे में वो कभी कभी पूछ लेता है। लाइक कुछ जो मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, लाइक कभी वो पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, मिटूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये पूछ लेते हैं। सो ये जो मिटूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हमारा तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु में किस रिवर पे है ये पूछते हैं। सो दैट इज ऑन द कावेरी रिवर पे रहता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, लाइक पन्ना एबोलिम एक पावर प्रोजेक्ट है, पेन्ना एहोबिलम। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, दैट इज योर आंध्र प्रदेश, और किस रिवर पे है, पेन्नार रिवर पे ये रहता है, ठीक है जी। उसके बाद निजाम सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, निजाम सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, ये हमारा तेलंगाना में है। और तेलंगाना में किस रिवर के ऊपर है, दैट इज ऑन गोदावरी रिवर के ऊपर रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आप याद कर लें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सबने पढ़ा भी रहता है। चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट किसके खिलाफ थी, या किसके खिलाफ ये आंदोलन था, जो चिपको का आंदोलन था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी नॉइस पॉल्यूशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, एंड ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, एंड ऑप्शन डी इज कल्चरल पॉल्यूशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ है ये, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगर हम देखें ये जो एक्चुअल इट इज अ नॉन वायलेंट एगिटेशन, ये क्या थी, एक नॉन वायलेंट एगिटेशन थी, नॉन वायलेंट एगिटेशन थी। और ये कहाँ पे शुरू हुई थी, ये हमारे उस टाइम, अभी तो ये जो पहले जब ये जो स्टार्ट हुई थी चिपको मूवमेंट, दैट स्टार्ट इन 1973 में स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। और उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट था चमोली करके, चमोली डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ हुई थी। लेकिन अब ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं, अब एक नई स्टेट बन चुकी है जिसको बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। सो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये जो थी चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। सो ये जो चिपको मूवमेंट था, ये दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ दिस मूवमेंट, दैट इज चिपको, कम फ्रॉम द वर्ड इम्ब्रेस, इम्ब्रेस वर्ड से निकला था। सो जितने भी विलेजर्स थे उन्होंने क्या किया, वो जाके उन्होंने ट्री के ऊपर हग कर दिया, उनको उसके साथ मिल के सारों ने इनसर्कल करके हर एक ट्री को साथ हग किया कि जो है इन ट्री को मत काटो, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, लोग जो थे ये ट्रीज को काट रहे थे। तो इसको क्या किया, उन्होंने एम्ब्रेस किया, उन्होंने जाके हग किया ट्री को, तो इसी को बोलते हैं चिपको मूवमेंट। सो ये जो चिपको मूवमेंट थी ये इनिशिएट किनके द्वारा की गई थी, सो ये इनिशिएट की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये मूवमेंट जो थी क्या की गई थी, इनिशिएट की गई थी। सो टू गार्ड द ट्री ऑन द हिमालयन स्लोप, जितने भी हिमालयन स्लोप के ऊपर ट्री थे उनको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए इनको ये दी गई थी, ठीक है। सो इसी के बाद ये जो इनको अवार्ड दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को, पद्म विभूषण भी इनको मिला था, 2009 में इनको मिला था। सो अभी लाइक 3-4 साल पहले इनकी जो है वो डेथ हो गई थी 2020
1991 में हो गई थी सुंदरलाल बहुगुणा जी की। बहुत ही मतलब इनके द्वारा ये मूवमेंट चलाई गई थी जिसको हम क्या कहते थे, चिपको मूवमेंट। उसके साथ इनके साथ और भी काफ़ी सारी लाइक मूवमेंट्स आई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ और मूवमेंट्स हैं, क्योंकि मूवमेंट्स पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जामिनर चिपको मूवमेंट देख लेगा तो चिपको मूवमेंट के साथ वो कई और सारी मूवमेंट्स को भी रिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो उसके बाद आ जाती है एक बिश्नोई मूवमेंट आ जाती है। कौन सी? बिश्नोई मूवमेंट। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बिश्नोई मूवमेंट जो है ये क्या होती है? एक्चुअली ये जो बिश्नोई मूवमेंट थी ये किनके द्वारा जो थी लीड की गई थी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अमृता अमृता देवी के द्वारा ये इनिशिएट की गई थी। सो इसमें लाइक अराउंड 300 टू 400 जो लोग थे दैट सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो बिश्नोई मूवमेंट। फिर उसके बाद एक मूवमेंट और आती है, देखो चिपको के साथ वो अपिको मूवमेंट को भी रिलेट करेगा। अपिको मूवमेंट, सो ये जो अपिको मूवमेंट थी इट इज़ वन ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। सो ये जो मूवमेंट थी ये कहाँ पे शुरू की गई थी? एक डिस्ट्रिक्ट था करके, उसको बोलते थे उत्तरा कनाडा। उत्तरा कनाडा, कनाडी लैंग्वेज नहीं होती। सो इन द कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में ये जो थी कर्नाटका स्टेट में जो थी ये इनिशिएट की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारी साइलेंट वैली मूवमेंट आ जाती है हमारे पास। साइलेंट वैली मूवमेंट, एक और मूवमेंट इज साइलेंट वैली मूवमेंट। ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट थी ये किसके अगेंस्ट थी? इट वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द रिवर कंथीजुआ। इसको कुछ प्रोनाउंस करने में क्योंकि ये सोथरन वर्ड हैं, ठीक है, साउथर्न इंडिया के, सो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कंथी पूजा अंडर द कुद्रेक प्रोजेक्ट के द्वारा ये चीज इसको कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज रेटिफाई बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकम इफेक्टिव ऑन। जो रेटिफाई किया था 50 कंट्रीज को, ये कब किया गया था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए 21 मार्च 1994, ऑप्शन बी 21 मई 1995, ऑप्शन सी 21 जून 1996, ऑप्शन डी 21 जून 1919। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर मार्च 21 1944। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। सो द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, क्योंकि ये काफ़ी बार मैंने पढ़ा है क्वेश्चन, रट्टा हो गया मेरे को, ठीक, क्रैम्प हो गया एक तरह से देखें। सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ये जो इंटर्ड हुई थी ऑन दिस डेट लाइक मार्च 21 1904 में। इनके द्वारा ये की गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जो UNFCCC का रहता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है क्या? टू स्टेबलाइज द एटमोस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसनट्रेशन को स्टेबलाइज करना एट द लेवल ऑफ द प्रिवेंटिंग डेंजरस इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेटिक सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये सभी तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं ये भी पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज का चक्कर क्या रहता है? ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अब्सॉर्बिंग नेट हीट एनर्जी, absorbing net heat energy। तो ये जो ऑब्जॉर्व करती हैं उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का यही तो फंडा रहता है कि ये जो गैसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जो है हीट एनर्जी को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से जो एवरेज हमारा टेम्परेचर होता है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है।
सो जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो कौन सी निम्नलिखित में दी हुई ऑप्शंस में से दी हुई गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड, अगर इकोसिस्टम को देखा जाए एज एन इकोसिस्टम, वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वेटलैंड किसके लिए यूजफुल रहते हैं? सो ऑप्शन ए आर फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल थ्रो अब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, ऑप्शन सी इन रिड्यूसिंग अल्ट्रेशन, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव। So the right answer for this question is your option A, that is nutrients recovery and recycling के लिए जो हमारे वेटलैंड होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गज़ा, अगर देखा जाए उर्दू में गज़ा के अज्जा कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेटलैंड्स आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, क्योंकि दीज रिलीज हैवी मेटल थ्रो अब्जॉर्ब बाय द प्लांट, दे कंट्रोल फ्लड्स एंड मेंटेन द रिवर, ये सारे जो हैं वेटलैंड के काम रहते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद अगर देखा जाए कुछ पॉइंट और, वेटलैंड कैन बी थॉट एज ऑफ द बायोलॉजिकल, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। सुपर मार्केट, जिस तरह हम सुपर मार्केट्स में नहीं जाते सामान लेने के लिए, वैसे इसको भी सुपर मार्केट कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज, द नॉन बायोटिक, ये कुछ नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर कौन सा रहता है? अंडरग्राउंड वाटर में बैक्टीरियाज भी रहते हैं, एल्गीज भी रहती है, आर्सेनिक और वायरस भी रहते हैं। सो ऑप्शन सी आर्सेनिक, जो हमारा आर्सेनिक है ये अंडरग्राउंड वाटर नॉन बायोटिक अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो आर्सेनिक है ये एक एलिमेंट है दैट काज आर्सिनोकोसिस, ये क्रिएट करता है। सो इससे कुछ और पॉइंट लाइक ये जो एक्यूट सिम्टम होते हैं जिस आर्सेनिक पॉइजनिंग के, कभी हमें वोमिटिंग लगती है, ओसोफेजियल्स, डायरिया, पेन और ब्लडी जो राइस वाटर डायरिया, इसके साथ ये चीज़ें एसोसिएट करती हैं इनके साथ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो साइक्लिंग होता है इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट में वो क्या होता है? केमिकल साइक्लिंग, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन सी जियोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन डी जियो केमिकल साइकिल। सो ये भी नहीं है, इसको भी आउट करते हैं, इसको भी। सो ऑप्शन बी हमारे पास आ जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल जो हमारा है वो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। सो अ बायोलॉजिकल साइकिल इज अ पाथवे बाय विच अ केमिकल सब्सटेंस और एलिमेंट मूव थ्रू बोथ बायोटिक्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ में ये मूव करता है, ठीक है जी। क्योंकि जो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है इकोसिस्टम में, इसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो जैसा कि आप सब जानते हैं ऑर्गेनिज्म, और जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर, साइल, ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएट करती हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज, जो ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटी के बीच, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकोटाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोटॉन, ऑप्शन डी मिस है, इसको हम इको फेनी भी रख देते हैं जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इकोटोन जो होता है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू कम्युनिटी। सो an ecosystem is a transition zone along the edge of the two adjacent ecological communities जो होती हैं उनके बीच रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो
इकोटोन जो होता है occur at a multiple spatial scales and range में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे इकेड्स, इकेड्स क्या होता है? सो इकोफोन और ये ओकेड्स दोनों सेम चीजें हैं। इकोफोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकेड, और मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म जो होती है इसमें होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर इको टाइप के बारे में देखें, सो इको टाइप इज अ पॉपुलेशन दैट इज अडॉप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंटल, दैट इज अडॉप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एसिड रेन इज काज ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन बाय, जो एसिड रेन होती है वो किससे जो है वो काज की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, एंड ऑप्शन डी यू आर नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये ऑप्शन हमारे पास N2O प्लस S2O रहता है, काफ़ी टाइम पड़ा भी रहता है। सो एसिड रेन इज अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट इज यूजली एसिडिक, जो एसिडिक रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सा है? सो द स्टेबल इकोसिस्टम जो है इन ऑप्शंस में दिए गए, ऑप्शन ए डेजर्ट, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी ओशन, एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम इज दैट इज योर ओशन। ओशन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। इट इज स्टेबल ड्यू टू इट्स नेचुरल लिक्विड, नेचुरल लिक्विड जो होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसके द्वारा ज़्यादा कॉज किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी मॉइस्चर इन एटमोसफेयर, एंड ऑप्शन डी ओजोन लेयर की वजह से। सो अगर हम इसको ऑर्डर आउट करें ये भी नहीं है, सो ऑप्शन ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है दैट कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ग्रीन हाउस जो अर्थ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप क्या करती है? हीट इन द एटमोसफेयर एंड वार्म अप द प्लेनेट, जो हमारे अर्थ को प्लेनेट को वार्म अप कर रही है, जो आज के एरा में जो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, दैट इज दीज आर द मेन गैसेस जो होती हैं वो जो ग्लोबल वार्मिंग काज करने के लिए यूज़ हो रही हैं वो हैं निकल रही हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कर रही हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग, द एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ऑप्शन the orderly sequence of change in the vegetation of an area over time is described as, जो vegetation का जो change आ रहा है वो कैसे कैसे आ रहा है, मतलब कैसे उसका जो सीक्वेंस रहेगा। ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा बायोम, ऑप्शन बी सक्सेशन, ऑप्शन सी ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन डी क्लाइमैक्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन रहते हैं, जो हमारे क्या करते हैं? ऑर्डरली सीक्वेंस चेंज होते हैं। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे पास पाइनियर कम्युनिटी आती है, फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ आती हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनर इकोलॉजिकल सक्सेशन में से ये चीज़ें वो पूछने की कोशिश करता है। सो अगर सबसे पहले पूछे, वो पूछेगा कि जी सक्सेशन इन फ्रेश वाटर, जो सक्सेशन जो होता है फ्रेश वाटर में उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोसीर बोलते हैं उसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो कभी पूछ लेता है कि साल्टी वाटर में जो होता है सक्सेशन, साल्टी वाटर में जो सक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलोसीर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें सक्सेशन जो ड्राई रीजन में होता है, जो ड्राई रीजन में होता है
वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं ड्राई रीजन, जैसे आपको पता है जीरो सीर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर अगर ऑप्शन 4 अगर हम देखें, सक्सेशन और रॉक, जो रॉक पे सक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथोसीर रहता है। उसके बाद अगर एक और देखें, जो सैंड पे होता है सक्सेशन, उसको बोलते हैं सेमो सीर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हमारा मोशन रीजन, जो मॉइस्चर रीजन्स होते हैं हमारे, जो मॉइस्चर रीजन होते हैं, मॉइस्चर रीजन जो होते हैं, वहां पे जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं मीजोसीर, ठीक है। और जो माइक्रोब दैट इज डिकम्पोज मैटर होते हैं उसको हम बोलते हैं सीरूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। So the next question on your screen is the minimum area of the land required to complete and sustain the life of the one person is called, जो एक इंसान की जो लाइफ जो है उसको सस्टेन करने में, द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड, कौन सा मिनिमम एरिया होता है लैंड का दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सस्टेन द लाइफ ऑफ ए वन पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा बायोटा, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड ऑप्शन डी निच। सो ऑप्शन सी दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसका आंसर रहेगा। दैट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली इज द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सस्टेन द लाइफ ऑफ द वन पर्सन, ठीक है जी। इकोलॉजिकल नीड जो होती है ये रोल ऑफ द होता है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है ना। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, कौन सा एरिया जो होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ट्री इनमें से काज करेगा वो कौन सा है। सो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी Amalathus, option C neem, and option D eucalyptus. So option D, that is your eucalyptus, is considered to be the environmental hazard as it deplete the ground water table, जो होता है हमारा, उसको तभी कहते हैं जी यूकलिप्टस के पेड़ों को कम लगाएं, ठीक है। सो ये क्या कहता है, जितना भी वाटर टेबल होता है इसको क्या कर लेता है, डिप्लीट करता है ज्यादा, ठीक है। So the next question on your screen is, that is biosphere reserve are the area preserved for, biosphere जो एरिया होते हैं वो किसके लिए प्रिजर्व किए जाते हैं। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्रासलैंड एग्रीकल्चरल, बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक बैलेंस एंड ऑप्शन डी जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए मेंटेन किया जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सोलर रेडिएशन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द, सोलर रेडिएशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कार्बन साइकिल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन साइकिल, ऑप्शन सी वाटर साइकिल एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन साइकिल। सो जो सोलर रेडिएशन है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में, सो द सोलर वाटर साइकिल प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द सोलर रेडिएशन, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि इट हेल्प इन इवेपोरेशन ऑफ द वाटर साइकिल फ्रॉम द सेवरल प्लेसेस, ओशंस हो, पॉन्ड हो। सो इट आल्सो फैसिलिटेट द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ख्याल में ये जो है लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो चुका है, सो इसको अभी सम अप करने की कोशिश करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को फैक्टर है। हमारे पास ऑप्शन है कि जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोलिंग प्रीडेटर्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड ऑप्शन डी कंट्रोलिंग पेस्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है फैक्टर जो है ये रहता है। सो हैबिटेट लॉस हो या फ्रेगमेंटेशन हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू
एक्सटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक इसको हम सम अप करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू पार्ट सेकंड भी आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि सम अप करते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो चुका है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो बने रहें हमारे चैनल के साथ, दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।